Hello everyone, welcome to Launchpad IAS. We are back with another extremely important topic, Biosphere Reserves of India. इसमें हम ना सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व्स जितने भी इंडिया में हैं वो सारे जानेंगे, उनमें कौन कौन सी डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं, क्या यूनिक फीचर्स हैं, ये सब सुनेंगे। हम ये भी समझेंगे क्या है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसके तहत इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स कैटेगराइज किए जाते हैं और क्या इनकी सिग्निफिकेंस है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक्स अबाउट व्हाट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर। तो ये बेसिकली लार्ज एरियाज हैं विच आर प्रोटेक्टेड। इट कैन बी टेरेस्ट्रियल एरियाज, मरीन एरियाज और कोस्टल इकोसिस्टम्स। ये जमीन भी हो सकती है, समंदर भी हो सकता है, या फिर कोस्टल एरियाज भी हो सकते हैं। एंड दीज आर प्रोटेक्टेड अंडर यूनेस्को। यूनेस्को क्या डेफिनेशन देता है वो पढ़ लेते हैं। Biosphere reserves, they are learning places for sustainable development involving conservation of wildlife, plant and animal resources and the traditional life of tribals as well। तो यहाँ पर पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स में सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ का ध्यान नहीं रखा जाता। यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे जो जंगल के साथ, फॉरेस्ट के साथ हुए बहुत करीब से जुड़े हुए ट्राइबल्स हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा जाता है, उनकी कंजर्वेशन का भी ध्यान रखा जाता है। इसी के साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। और सराउंडिंग दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स हो, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में इन चीज़ों के करीब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये एक ब्रॉड टर्म है। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक या एक से ज़्यादा नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकते हैं। What is the difference between wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves? There is a separate video on this channel. तो इस चैनल पे जो environment related videos की एक separate playlist बनाई गई है, उसको आप जरूर देखो। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स की डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ हमारे यूपीएससी, हरियाणा सिविल सर्विसेज, पंजाब सिविल सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन लाइव कोर्सेज भी चल रहे हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं। द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इन कोर्सेज में सारा सिलेबस कंप्लीटली डिस्कस किया जाता है इन द लाइव क्लासेस, जिसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है ऑन आवर ऐप। सो डिटेल्स हमारी वेबसाइट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, यू कैन गिव अस अ कॉल टू अंडरस्टैंड मोर। सो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बायोस्फीयर रिजर्व्स। दीज आर डेजिग्नेटेड, प्रोटेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड एरियाज अंडर यूनेस्कोज इंटरगवर्नमेंटल मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। सो ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और नेशनल गवर्नमेंट्स नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद यूनेस्को ये टैग प्रोवाइड करता है बायोस्फीयर रिजर्व्स को और इन्हें ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है। जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत ऐसी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को मिल जाए, उसे अटेंशन मिलती है, उसे फंडिंग मिलती है और वहाँ पे कंजर्वेशन अच्छे से हो पाएगी, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हालांकि दीज आर एडमिनिस्टर्ड, मैनेज्ड, गवर्नड बाय द कंट्रीज देमसेल्व्स। जिससे ऐसा नहीं होगा कि ये जो टेरिटरी है ये इंटरनेशनल हो जाएगी। वहां पर ओनरशिप जो है वो अनचेंज्ड रहती है। द ओनरशिप रिमेन्स अनचेंज्ड। Only a tag is provided which gives them a lot of importance when it comes to conservation of biosphere in that region. So ये designation जो है of any biosphere reserve does not affect the legal status of the land, forests and regulations for natural resources। तो जो भी regulations, जो भी laws उस देश के होंगे वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ना ही ओनरशिप में कोई भी चेंज होगा। अगली चीज जो समझनी जरूरी है वो है क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्राइटेरिया है किसी भी इलाके को, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, मेरीन हो या कोस्टल हो, एक बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट करने के लिए। सो द इंडियन नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये आइडेंटिफाई करती है एंड रिकमेंड करती है पोटेंशियल साइट्स को फॉर डेजिग्नेशन एज बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड दिस नॉमिनेशन इज सेंट टू यूनेस्को इन एज पर द यूनेस्कोज गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया। जो भी उनका क्राइटेरिया रहता है, गाइडलाइंस रहती हैं, अगर एक नॉमिनेटेड साइट उस पर खरे उतरे उसके बाद इसे एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन मिलती है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स दे प्रिपेयर द मैनेजमेंट एक्शन प्लान। This action plan, if approved by the International Man and Biosphere Program, the area gets a designation of Biosphere Reserve. किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90:10 के रेशियो में सपोर्ट करती है और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स के लिए। अगर कोई नॉर्मल स्टेट हो इनके अलावा तो 60% ऑफ द शेयर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से इन बायोस्फीयर रिजर्व्स की मेंटेनेंस, इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट में मदद मिलती है अगर इन्हें ये टैग मिल जाए।
1971 में ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च किया था यूनेस्को ने. This is an intergovernmental scientific program that aims to establish a scientific basis for the improvement of relationships between people and environments. तो लोग जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं और एनवायरमेंट, उनका जो म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसे स्ट्रेंथन करना एक ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का. दिस प्रोग्राम combines natural and social sciences, economics and education to improve human livelihoods and ensure equitable sharing of benefits and to safeguard natural and managed ecosystems, to promote innovative approaches to economic development that are socially and culturally appropriate and environmentally sustainable. इस डेफिनेशन में आपको एक नई अप्रोच दिखती है जिसमें ह्यूमन पार्टिसिपेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ना सिर्फ एनवायरमेंट लेकिन सोशल कल्चरल डेवलपमेंट उस इलाके की वो भी बहुत ज़रूरी है एट द प्रेजेंट टाइम व्हेन इट कम्स टू मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, अ साइट मस्ट कंटेन एंड इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया. तो एक कोर एरिया रहेगा जो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, कम से कम डिस्टर्बेंस वहां पर होनी चाहिए. ऐसा एक कोर एरिया होना चाहिए विच इज प्रोटेक्टेड. The core area should sustain viable populations representing all trophic levels. Food chain की different trophic levels होनी चाहिए which should be viably sustained in the core area. There should be a management authority to ensure the cooperation of local ट्राइबल communities as well. So community participation बहुत ज़रूरी है. 1995 की सेविल स्ट्रैटेजी ये एक important फैक्ट है आपके लिए फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो 1995 में सेविल स्पेन में कॉन्फ्रेंस होती है. इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सेविल स्ट्रैटेजी फॉर बायोस्फीयर रिजर्व अडॉप्ट की जाती है. अंडर द स्ट्रैटेजी क्राइटेरिया फॉर बायोस्फीयर रिजर्व इट वाज रिवाइज्ड. इसमें सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिक नीड्स को भी इंक्लूड कर लिया गया. तो सिर्फ एनवायरमेंट का सोचेंगे तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन नहीं कर पाएंगे. सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिक नीड्स को भी इनकलकेट किया गया. तो यहां पर नेचुरल, कल्चरल, इन दोनों की प्रोटेक्शन अब होती है आफ्टर द पैसेज ऑफ सेविल स्ट्रैटेजी फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स. अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. ऐसे जो फैक्ट्स हैं, सेविल स्ट्रैटेजी हो गया, 1971 में जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम आया था, ऐसे फैक्ट्स ही आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में दिखते हैं जो सभी स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. आप यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, एनी यू पिकअप एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसमें आपको ऐसी स्टेटमेंट बेस्ड एनालिटिकल स्टेटमेंट्स जरूर मिलेंगी. तो ये हम कोर एरिया की बात कर रहे थे जो आपको मिडिल में दिखेगा इस इमेज के. सो कोर एरिया यहां पर सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग होगी, प्रोटेक्शन होगी, दैट्स इट. अदरवाइज डिफरेंट एरियाज में रिसर्च, एजुकेशन, मॉनिटरिंग, टूरिज्म, सेटलमेंट, ये सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा. तो सबसे स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है कोर एरिया में जिसमें सबसे कम एक्टिविटीज अलाउड हैं. उसके बाद आता है बफर जोन बिटवीन द ट्रांजिशन एंड कोर एरिया, बीच में है बफर जोन. यहां पर रिसर्च, एजुकेशन, सेटलमेंट एंड टूरिज्म, दीज आर द थिंग्स विच आर अलाउड. एंड ट्रांजिशन जोन में सब कुछ अलाउड है. यहाँ पर बहुत अच्छी खासी मात्रा में आपको ट्राइबल कम्युनिटी भी दिखती है. इवन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड विच इज शोन बाय दिस इमेज एज वेल. सो कोर एरिया, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, ये तीन इसी ऑर्डर में याद रखने बहुत जरूरी हैं. दिस इज अ डिफरेंट जोनिंग ऑफ एनी बायोस्फीयर रिजर्व. ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो ही किसी भी इलाके को डेजिग्नेशन दी जाएगी इंटरनेशनली बायोस्फीयर रिजर्व होने की. नाउ इसी से जुड़ी है हमारी कोर बफर स्ट्रैटेजी. कोर एरिया इट इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम फॉर कंजर्विंग दैट इकोसिस्टम, वहां की स्पीसीज एंड वहां की जेनेटिक वेरिएशंस. एक स्पीसीज में डिफरेंट जो जेनेटिक वेरिएशन भी मिलेगी उसे भी कंजर्व करना बहुत जरूरी है. इन द कोर एरिया विच इज ऑल्सो नोन एज द नेचुरल जोन, बिकॉज यहां पर बिल्कुल कम इंटरफेरेंस होगी ह्यूमन एक्टिविटी की. सो ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट अलाउड एट ऑल. अ कोर जोन प्राइमरली नेशनल पार्क और सेंचुरी. सो ये हमने बात की थी कि बायोस्फीयर रिजर्व एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. लेकिन कोर एरिया में आपको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है. एंड दिस इज रेगुलेटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. कोर जोन से बाहर निकलें तो आता है बफर जोन. यहां पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड है. These zones are used for scientific research, monitoring, training, limited recreation and education. ट्रांजिशन जोन जहां पर रूल्स रेगुलेशन सबसे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं. यहां पर इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स. तो ऐसा नहीं है यहां पे कंक्रीट की हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने की परमिशन मिल जाएगी. यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट हो सकती है लेकिन वो भी इकोलॉजिकली सस्टेनेबल होनी चाहिए. एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, ऑल दीज थिंग्स आर अलाउड इन द ट्रांजिशन एरिया. तो बेनिफिट्स क्या है बायोस्फीयर रिजर्व होने के? Number 1 is the management of genetic resources of an area.
वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज उनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। एंडेमिक स्पीसीज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो उसी इलाके में पाई जाती हैं, वो उनका लोकल ओरिजिनल एरिया है, वो बाहर से नहीं लाई गई। ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। कई बार क्या होती है कि हिमालयन रीजन्स में मिलती है कोई स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल विच इज़ ओनली फाउंड इन द हिमालयाज। तो अगर हिमालयन इकोसिस्टम डिस्टर्ब रहेगा, वो स्पीसीज सारी की सारी दुनिया से खत्म हो जाएगी। ऐसे ही नीलगिरी टार इज अनदर एग्जाम्पल, जो नीलगिरी पर्वतों में ही मिलने वाली एक स्पीसीज है। तो ऐसी प्रजातियों की प्रोटेक्शन और इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दैट इज द पर्पस, इकोसिस्टम्स को कंजर्व करना एंड लैंडस्केप्स, वहाँ के लैंडस्केप को इंश्योर करना कि वैसा रहे जैसा वो ओरिजिनली था। प्रिवेंटिंग मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स, जब फॉरेस्ट एरियाज, नेचुरल हैबिटेट्स जानवरों के खराब किए जाएंगे, वो निकल के ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ जाएंगे। और हम अक्सर देखते हैं कि चीता, तेंदुआ कोई ना कोई गांव में घुस गया, जिसको गांव वालों ने फिर मार दिया एंड उसके लिए उनके खिलाफ फिर लीगल एक्शन भी लिया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि बायोस्फीयर रिजर्व्स, खासकर जो कोर एरिया है, वो प्रोटेक्टेड रहे। प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ, कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, supporting a wide variety of ecosystems. So these are some of the conservation based benefits of biosphere reserves. आगे चलते हैं डेवलपमेंट में कैसे सपोर्ट करता है बायोस्फीयर रिजर्व। Now this point has been repeated, let's ignore this. Strengthening the pillars of sustainable development, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना। अब बहुत सारे ट्राइबल्स जो हैं, दे लिव इन दीज एरियाज एंड वो अपनी माइनर कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचकर अपनी दिनचर्या करते हैं, अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो हाउ द बायोस्फीयर रिजर्व्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट। इसके अलावा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी तो हम देखते हैं अर्बन फ्लडिंग, बहुत सारे डिजास्टर्स, फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, ये कैसे ओवरऑल ग्रोथ को भी इंपैक्ट करते हैं, लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी होता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि सिंक्स डेवलप हों, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है उसके कार्बन सिंक्स अगर नहीं होंगे तो इट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। सो कंजर्विंग सच एरियाज विल ऑल्सो हेल्प इन कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन इट प्रमोट्स रिसर्च, environmental education, training and monitoring in the context of conservation and sustainable development. So these are some of the benefits of biosphere reserves. अब इंडिया में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, एज ऑन 1st of January 2025 व्हेन दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड, आपको ये सब बायोस्फीयर रिजर्व्स एक एक करके इस वीडियो में अब डिस्कस होते हुए दिखेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द फर्स्ट वन, विच इज कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। 2009 में कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश किया गया था। सो इट वाज ईयर 2009 व्हेन दिस वाज एस्टैब्लिश्ड। The reserve spans 7,770 square kilometers. You might ask, क्या ये याद रखना है? नहीं, this is not to be remembered. We are going to discuss a lot of detail. Generally आप पूरी attention के साथ इसको सुनोगे, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से लेकर इसको रिवाइज करोगे. That is all which is expected out of you. इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद हो जाना इज नॉट पॉसिबल, लेकिन जब आप ऑप्शंस देखोगे किसी भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर में तो आपको चीजें याद आएंगी अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। सो पहला हम जो डिस्कस कर रहे हैं, एक बार फिर से आई एम रिपीटिंग, इट इज अ कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। द एरिया इज 7,770 स्क्वायर किलोमीटर्स। बाकी भी कुछ कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड एरियाज में जो लोकेटेड बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो आपको यहां पर दिखेंगे, कोल डेजर्ट, नंदा देवी, राइट। इसके अलावा वी हैव कच्छ, पंचमढ़ी। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स वन बाय वन। नाउ दिस बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज वेरी फेमस फॉर द स्नो लेपर्ड। अब बिकॉज ये हिमालयन रीजन में है तो यहाँ पे मिलने वाली कुछ स्पीसीज आपको कहीं और दुनिया में नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पर तो कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं न्यूज़ में, कभी जम्मू एंड कश्मीर, कभी केदारनाथ, कभी उत्तराखंड के कुछ इलाके, कभी हिमाचल प्रदेश, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ टूरिज्म एंड कंस्ट्रक्शन, ओवर बर्डन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पे बहुत सारे डिजास्टर्स देखने को मिल रहे हैं। एंड देयर वाज अ ट्रेजेडी जिसमें एक पूरा का पूरा शहर जोशीमठ सिंक करने लग गया था, शहर ही धंसने लग गया था एंड लोगों के घर टूट गए थे, लोग बेघर हो गए थे। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स कितने ज़रूरी हैं, क्यों हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, दीज आर सम ऑफ द रीजंस। इस बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोरल स्पीसीज मिलती हैं, यानी प्लांट्स मिलते हैं, लाइक द फेमस मेडिसिनल प्लांट एफेड्रा गिरार्डिनिया। इन दिस कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यू फाइंड पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, सरचू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज वेल। यहाँ पर कुछ जानवर जो आपको मिलते हैं, द फौना स्पीसीज, स्नो लेपर्ड विच इज वल्नरेबल, हिमालयन आइबेक्स, ऑल्सो रेफर टू एज साइबेरियन
आइबेक्स, दिस इज लीस्ट कंसर्न। ये जो आपको कैटेगरीज मिलेंगी ये IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की डिफरेंट स्पीसीज हैं एंड उनकी कैटेगराइजेशन है। नेक्स्ट है हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि है उत्तराखंड में। दिस इज सिचुएटेड इन द चामोली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। दिस इज सिचुएटेड ऑन द अराउंड द पीक ऑफ नंदा देवी जो इंडिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक भी है आफ्टर कंचनजंगा विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक। इसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे आगे। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इट वाज गिवन दिस स्टेटस इन 1988। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में है नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। अभी रिसेंटली इन द ईयर 2005 इसे नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क रीनेम कर दिया गया है। यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड्स जो कि वंस अगेन वी आर डिस्कसिंग वल्नरेबल है, मस्क डियर, भराल और ब्लू शीप ऐसे कुछ जानवर मिलते हैं। द नंदा देवी नेशनल पार्क इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। अगला है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व विच इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। एज अ बायोस्फीयर रिजर्व इसे 2000 में ये लेबल दिया गया था। इट बिकेम द बायोस्फीयर रिजर्व इन द ईयर 2000। 2016 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल कर लिया गया एंड इट बिकेम द फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट। तो ये इंडिया की पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, यानी ये नेचुरल प्लस कल्चरल दोनों सिग्निफिकेंस रखती है। इस पार्क का नाम कंचनजंगा पर्वत के ऊपर रखा गया है विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया and it is also the third highest peak in the world. This biosphere reserve is a trans boundary यानी मल्टीपल कंट्रीज की बाउंड्री में बना हुआ है। कुछ इसका हिस्सा इंडिया में है, कुछ भूटान में है एंड सो ऑन। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांस बाउंड्री बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंजर्वेशन एरिया, यानी यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्पीसीज आपको मिलती हैं। इट इंक्लूड्स द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड विच इज कंचनजंगा। सिंस इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फौना मिलती है दैट इज वेरी यूनिक। और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो इस बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया भी बनता है। यहाँ पर रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, ग्रेट तिब्बतन शीप जैसे बहुत सारे जानवर मिलते हैं। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है दिब्रू साइखोवा जो है इंडिया की असम स्टेट में। 1997 में इसे ये डेजिग्नेशन दी गई थी। दिब्रू साइखोवा में है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। सो ये हम नोटिस कर रहे हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनका कोर एरिया इज ए नेशनल पार्क जहाँ पर सबसे स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रहती है, जहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं रहता। एंड देन देयर इज अ ट्रांजिशन एरिया, बफर जोन आउट ऑफ दिस कोर एरिया। यहाँ पर बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, गंजेटिक डॉल्फिन मिलती है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स जो इस बायोस्फीयर रिजर्व से गुजरती हैं वो है ब्रह्मपुत्रा नदी, लोहित नदी एंड दिब्रू रिवर। यहाँ पर भी बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, गंजेटिक डॉल्फिन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट और यूनिक जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड दिस इज दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। 1998 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व का लेबल मिला था। मॉलिंग नेशनल पार्क एंड दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों इस बायोस्फीयर रिजर्व में लोकेटेड हैं। दिस दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व इज वेरी यूनिक बिकॉज यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप रीड करेंगे विद एन ऑल्टीट्यूडिनल रेंज ऑफ 750 to 3000 मीटर, तो 750 मीटर से लेकर 3000 मीटर की हाइट यहाँ पर आपको मिलती है। देन देर आर एरियाज विच बिलोंग टू द ट्रॉपिक्स विच आर सिचुएटेड इन दिस बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपको ट्रॉपिकल वेजिटेशन भी मिल जाएगी। देन यहाँ पर आपको माउंटेनियस टुंड्रा वेजिटेशन भी मिल जाएगी। कुछ रेयर मैमल्स जैसे मीशमी टकीन, रेड गोराल, मस्क डियर, एशियाटिक ब्लैक बेयर ऐसे कुछ एनिमल्स आपको इस बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं। सो हियर यू कैन सी सम ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, द कोल डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, दिहांग दिबांग, बाकी भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। दिब्रू साइखोवा है, मानस है, नौक्रिक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरियाज। सम ऑफ दीज वी हैव डिस्कस्ड, सम वी आर गोइंग टू डिस्कस अहेड। The next biosphere reserve is Manas Biosphere Reserve and it is in the Indian state of Assam. Manas National Park, which is in India, जो इसका पार्ट है, ये बॉर्डर करता है भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क। सो ये अगेन एक एग्जांपल है जिसका कुछ हिस्सा इंडिया में है, कुछ भूटान में है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक देश नहीं कर सकता बिकॉज बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम्स ये नेशनल और इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं देखते। इसीलिए ज़रूरत है ऐसे इनिशिएटिव्स की जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है। बिकॉज जब एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन मिलेगी तभी इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिल पाएगी, डिफरेंट गवर्नमेंट्स किसी भी इकोसिस्टम को बचाने के लिए काम कर पाएंगे। सो द मानस बायोस्फीयर रिजर्व इट हैज मानस नेशनल पार्क which is contiguous with the Royal Manas National Park of Bhutan. Manas is also very famous for the population of wild water buffalo.
इस नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व से एक मानस नाम की नदी भी गुजरती है एंड दैट इज वाई दिस नेम मानस. इट इज बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नेम ऑफ दिस रिवर मानस. दिस मानस रिवर इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर विच इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ दिस रीजन. यहाँ पे कुछ रेयर और एंडेमिक वाइल्ड लाइफ मिलता है. अगेन एंडेमिक यानी इसी इलाके में मिलता है. फॉर एग्जाम्पल असम रूफ्ड टर्टल, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग. अब ये इमेजरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप सिर्फ एनिमल और प्लांट स्पीसीज को पढ़ते जाओगे कुछ भी याद नहीं रहेगा. जब आप एक विजुअल पिक्चर मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करोगे, इफ़ यू आर गूगलिंग द नेम्स अलॉन्ग विद रीडिंग दिस पीडीएफ, तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी. कुछ इमेजेस हमने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है. रेस्ट यू शुड बी सर्चिंग ऑन योर ओन एज वेल सो दैट आपकी एक पिक्टोरियल मेमोरी क्रिएट हो और आप ऐसे क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट माने जाते हैं, दे इंडीड आर डिफिकल्ट, इनको भी अटेम्प्ट करने के अपने चांसेस इंक्रीज कर सको. यहाँ पर कुछ ग्रासलैंड से जुड़ी हुई जो स्पीसीज मिलती हैं, दे आर ऑल्सो मेंशन पिग्मी हॉग, राइनोसरस, elephants, Bengal florican. So these are also important species with the status written in the brackets, critically endangered or vulnerable or least concern. इस पे एक separate video भी हमारे channel पर available है. You can go through that video to understand the different criterias in which different species are categorized by IUCN's Red List. इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, वो है मेघालय का नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व. 1988 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व की रिकग्निशन मिली थी. नॉकरेक इज द हाईएस्ट पीक. सो दिस नॉकरेक इट कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ अ माउंटेन. दिस पीक इज सिचुएटेड इन द गारो हिल्स. गारो, खासी और जैंतिया तीन बहुत फेमस हिल्स हैं मेघालय के, और इन तीन नाम से यहाँ पर स्टेट में तीन ट्राइब्स भी मिलती हैं. देयर इज ऑल्सो अ नेशनल पार्क बाय द नेम ऑफ नॉकरेक नेशनल पार्क विच इज पार्ट ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व. इसी के साथ एक फेमस नेशनल पार्क मेघालय में साउथ गारो हिल्स में मिलता है विच इज बाल पक्रम नेशनल पार्क. रेड पांडा, हुलुक, गिबन्स, रेड जायंट, फ्लाइंग स्केरल, जिसके ऊपर इन द पास्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं यूपीएससी में और डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज में. दीज आर सम ऑफ द यूनिक स्पीसीज जो यहाँ पर मिलती हैं. द नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात और ये है द ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व. ये 2008 में स्टैब्लिश किया गया था. दिस ग्रेट रन ऑफ कच्छ इट इज अ सॉल्ट मार्श, यानी ये खारा है, यहाँ पर सेलिनिटी बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ मार्शी एरिया. एक दलदल जैसा इलाका है बिकॉज ये समंदर के काफ़ी करीब है ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड इज थार डेजर्ट. देर इज अ कच्छ डेजर्ट सेंचुरी इन द ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व. देर इज अ वाइल्ड एस सेंचुरी. There is a Narayan Sarovar Sanctuary, there is a Kutch Bustard Sanctuary and Bunny Grasslands Reserve. तो ये सब पार्ट हैं Great Run of Kutch के. The Great Run of Kutch is also the largest biosphere reserve in the country. It has a area of 12,454 square kilometer. यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विच इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इंडियन वाइल्ड एश विच इज़ नियर थ्रेटेंड, और ऐसी बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंडिंग करोड्स ऑफ रुपीज़, टाइम एंड एफर्ट टू कंजर्व देम. इट इज़ अ यूनिक डेजर्ट इकोसिस्टम, तो यहाँ के जानवर भी बहुत यूनिक हैं. अगला है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश. 2011 में ये एस्टैब्लिश हुआ था. देयर इज अ टाइगर रिजर्व वेरी फेमस, पन्ना टाइगर रिजर्व इन दिस पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व. पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व में से गुजरती है केन नदी. अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू कनेक्ट केन एंड बेटवा रिवर्स. ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में लॉन्च कर दिया है, इनॉग्रेट कर दिया है. एंड द पर्पस इज टू इरिगेट द एरिया जहाँ से ये केन और बेटवा नदियों को जोड़ने वाली कनाल गुजरेगी. लेकिन कंसर्न ये है कि ये टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा सबमर्ज हो जाएगा जब इन नदियों पर और इन कनाल्स के ऊपर डैम्स बनाए जाएंगे. यहाँ पर टाइगर, चीतल, चिंकारा, सांबर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जानवर मिलते हैं. नेक्स्ट इज अचनकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों इंडियन स्टेट्स में है. दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005. इट एक्सटेंड्स अक्रॉस बोथ दी स्टेट्स. मैकल हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हिल रेंज है. Together with the eastern Vindhyas and Satpuras lie within the reserve. I would recommend कि यहाँ पर आप इंडिया का फिजिकल मैप जरूर देखें और जो भी जियोग्राफिकल फीचर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैकल, विंध्यास, सतपुरास, उनको जरूर ध्यान से नोटिस किया जाए. इन दिस बायोस्फीयर रिजर्व फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, जिसे चौसिंघा भी बुलाया जाता है इंडियन लैंग्वेजेस में, इंडियन वाइल्ड डॉग जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज मिलते हैं. The vegetation of this biosphere reserve is mostly deciduous and dry deciduous. The next biosphere reserve is सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व और ये है वेस्ट बंगाल में.
इसके कुछ हिस्से बांग्लादेश में भी मिलते हैं, तो ये भी एक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व है. दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1989. इट इज लोकेटेड इन द वास्ट डेल्टा ऑफ गंगा नदी साउथ ऑफ कोलकाता बॉर्डरिंग बांग्लादेश इन द ईस्ट. दिस बायोस्फीयर रिजर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं जो खारे पानी में ग्रो होने वाले इकलौते फॉरेस्ट हैं जो सुनामी साइक्लोन्स के खिलाफ प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, एक कुशन प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं. देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द थ्रेटन्ड रॉयल बंगाल टाइगर उसका घर भी यहीं पर है सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व में. देयर इज अ सुंदरबंस नेशनल पार्क. There is a Sachne Khali Wildlife Sanctuary, then Lothian Wildlife Sanctuary, plus Halide Wildlife Sanctuary. All these are located in Sundarbans Biosphere Reserve. You can see the Sundarbans Tiger Reserve here, which is also the core region. Then Sachne Khali Wildlife Sanctuary, which is the buffer zone. And फिर start हो जाता है transition उसके बाहर. इंडिया और बांग्लादेश दोनों में ये बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है. द नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व विच इज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ये है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व. ये 2009 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया था. इट इंक्लूड्स मयूरभांज एलिफेंट रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. The Simlipal National Park is home to Bengal tiger, Asian elephant, गौर, चौसिंगा. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स मिलती हैं, रंगा, खरियास, मानकीड़ियाज, हो, गोंडा, मुंडा बहुत फेमस ट्राइब्स हैं. एंड बिरसा मुंडा एक बहुत बड़े ट्राइबल लीडर भी हुए जिनके नाम पर राष्ट्रीय जनजातीय दिवस भी मनाया जाता है. एंड दीज आर सम ऑफ द मेजर फौना दैट वी हैव डिस्कस जो सिमलीपाल में मिलती है. अगला है मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. द नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व विच इज इन मध्य प्रदेश, ये है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगराइजेशन दी गई थी. इट कंटेन्स सतपुरा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट लाइज इन द सेंटर ऑफ सतपुरा रेंज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज. हाइएस्ट पीक इज धूपगढ़. गोंड यहाँ की एक मेजर ट्राइबल कम्युनिटी है. इस बायोस्फीयर रिजर्व में टाइगर, गौर, इंडियन जायंट, फ्लाइंग स्क्विरल जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज मिलते हैं. अभी तक हमने हिमालयन रीजन्स में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स लोकेटेड थे उन सबको कवर किया. देन वी हैव आल्सो कवर्ड मोस्ट ऑफ दीज biosphere reserves which are located in the central India. So we have these remaining few which are located in the southern part of India or in the islands of India. अगर आप भी बायोस्फीयर रिजर्व को इसी 3 कैटेगराइजेशन में याद करेंगे इट विल बिकम मच ईजियर फॉर यू. और ये नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसी कोई चीज़ नहीं है बिकॉज दे आर हैविंग अ लॉन्ग लिस्ट. उसको याद करना या इवन इंडेंजर्ड स्पीसीज को याद करना इज अ चैलेंजिंग टास्क. बायोस्फीयर रिजर्व बहुत सारे नहीं हैं, इनके बेसिक फीचर्स तो हम ज़रूर अपने माइंड में रख सकते हैं. नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है आंध्र प्रदेश का शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व. 2010 में इसे इस लिस्ट में शामिल किया गया था. शेषाचलम हिल्स ये ईस्टर्न घाट्स का ही एक पार्ट है. दीज हिल्स आर सिचुएटेड साउथ ऑफ पन्ना रिवर इन द सदर्न आंध्र प्रदेश. इन्हीं पहाड़ियों में बहुत फेमस हिंदू पिलग्रिमेज टाउन तिरुपति भी सिचुएटेड है और यहीं पर आपको मिलता है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क लोकेटेड इन दीज रेंजेस इटसेल्फ. प्लांट स्पीसीज की बात करें तो यहाँ के फेमस रेड सैंडर्स दे हैव वेरी ग्रेट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड उसके ऊपर मूवीज तक बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं. ये इतना इंपॉर्टेंट एक प्लांट स्पीसीज है रेड सैंडर्स. इसके अलावा गोल्डन गेको, दिस इज वेरी फेमस. दिस गोल्डन गेको इज ऑल्सो एन एंडेंजर्ड स्पीसीज. इट इज अ रेप्टाइल और ये तिरुमला हिल्स में ही मिलता है. सो दिस इज एंडेमिक टू दिस रीजन. नाउ इट इज एंडेंजर्ड, इट इज नॉट अ लीस्ट कंसर्न स्पीसीज. अगला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड दिस इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला. दिस इज ऑल्सो स्प्रेड अक्रॉस तमिलनाडु एंड कर्नाटका. ये 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था. नीलगिरी विच लिटरली मीन्स ब्लू माउंटेन. इसका नाम
ब्लूइश एंड पर्पलिश ब्लू फ्लावर्स जो नील कुरंजी इस इलाके में जाने जाते हैं, इनके ऊपर इसका नाम पड़ा है बिकॉज ये एक बड़ा यूनिक प्लांट है जो 12 साल में एक बार ब्लॉसम करता है, यानी ये जो फूल हैं ये रंग बिरंगे फूल आपको 12 साल में एक बार देखने को मिलते हैं। दिस बायोस्फीयर रिजर्व इट इंक्लूड्स मेनी नेशनल पार्क्स, फॉर एग्जाम्पल मुडुमलाई, मुकुर्थी, नागरहोल, बांदीपुर. Then there are also Aralam, Wayanad and Satyamangalam wildlife sanctuaries which are part of this biosphere reserve itself. The type of vegetation is tropical evergreen forests on the western side of Western Ghats, then montane जो mountainous होती है, montane sholas and grasslands, semi evergreen forest, moist deciduous forest, dry deciduous forest and thorn forest. So पहाड़ी की किस चोटी की अगर बात कर रहे हैं तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको मिलती है बिकॉज द क्लाइमेट, द विंडवर्ड एंड लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेनियस रीजन, जो आप ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें समझते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरीथिंग चेंजेस. लॉइन टेल्ड मकाक, नीलगिरी टार, मालाबार जायंट स्क्विरल, नीलगिरी लंगूर, ये कुछ फेमस यहाँ की स्पीसीज हैं जो मिलती हैं एंड इनके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में इन द लास्ट 10 to 15 ईयर्स. Many tribal groups like बड़गास, टोडा, इरुलिया, पनिया, ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स भी इस इलाके में मिलती हैं. The next biosphere reserve is अगस्त्यमलाई biosphere reserve. This is situated in तमिलनाडु and केरला. 2001 में इसे biosphere reserve रिकॉग्नाइज कर लिया गया था. This is situated in the southern parts of Western Ghats. तो Western Ghats जो ऑलरेडी बहुत इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है, वहाँ पर उसके सदर्न हिस्से में अगस्त्यमलाई biosphere reserve आपको मिलता है. There is a शेंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलक्कड़, मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, ऑल दीज आर सिचुएटेड विद इन दिस बायोस्फीयर रिजर्व. इस रिजर्व में कानी ट्राइब भी मिलती है विच इज फाउंड बोथ इन तमिलनाडु एंड केरला. देन नीलगिरी टार अगेन इज फाउंड हेयर ऑल्सो, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज, और इसके ऊपर भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. आगे चलेंगे गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु और कोस्टल रीजन्स में सिचुएटेड है. 1989 में इसे स्टैब्लिश किया गया था. इट लाइज बिटवीन द वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका एंड द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया इन द कोरोमंडल कोस्ट. तो इंडिया की जो कोरोमंडल कोस्ट है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार सिचुएटेड है. रामायण एपिक से जो राम सेतु के बारे में हम जानते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज द एडम्स ब्रिज, दिस चेन ऑफ लो आइलैंड्स एंड रीफ्स, दिस इज ऑल्सो सिचुएटेड विद इन दिस बायोस्फीयर रिजर्व. इस बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत इंपॉर्टेंट जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत सिग्निफिकेंट माने जाते हैं ऐसे फीचर्स मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एस्चुरीज, सी ग्रासेस, कोरल रीफ्स, सॉल्ट मार्शेस एंड मैंग्रोव्स. मेजर फौना जो यहाँ पर मिलते हैं वो है डुगोंग, अगेन आस्क्ड इन यूपीएससी, ऑलिव रिडली टर्टल्स. Both these are vulnerable as per the IUCN Red List. The last one is Great Nicobar Biosphere Reserve. ये situated है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में. This was established in the year 2013. The Great Nicobar Biosphere Reserve, it has Campbell Bay National Park and Gladia National Park. यहाँ पर tropical wet evergreen forest मिलते हैं. It is situated close to the equator. Then major fauna, dugong, saltwater crocodile. These are some of the important animal species जो यहाँ पर मिलते हैं. तो ये थे सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स. ऐसी और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू लॉन्चपैड आईएएस. इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल सकती है. द लिंक ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो.